हेलो फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो क्या होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट? If we take two event, दो इवेंट लेते हैं E1 और E2। इंडिपेंडेंट ये कहलाएंगे। यदि E1 E2 को कैसे लिखें तो ये इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। यदि PE1 इक्वल टू P E1 अपान में E2 और PE2 को कैसे लिखें? P E2 अपान में E1। ठीक है। अगर P1 को PE1 को इस तरह से रिप्रेजेंट करें और PE2 को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहेंगे? डिपेंडेंट इवेंट। और हम लोग क्या जानते हैं? वी नो, ये फार्मूला जो हम लिख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी के टर्म में, ये हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा रहता है तो क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसा लिखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था। नाउ अगर E1 E2 क्या है? इंडिपेंडेंट। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। दोनों अगर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा? एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। PE1 अपान में E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE1, क्योंकि E1 E2 एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो ये इक्वल टू इसके हो जाएगा। क्योंकि E2 आ चुका है तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो PE1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे P इसकी जगह पे PE1 रखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में। PE1 तो PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू PE1 एंड PE2, इतना हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है? उसका जो इंटरसेक्शन है उन दोनों के अलग अलग इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट तो ऑलरेडी पता था। ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट को ऐसे लिखते हैं कि PE1 की प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी है तो अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो PE1 अपान में E2 और PE2, अगर PE2 की कहेंगे तो नीचे क्या करेंगे? E1 कर देंगे और ऊपर E2 कर देंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और उस चीज को इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? E1 और E2 के इक्वल। ठीक है। कितनी बात हो गई? अब कुछ नोट पॉइंट में लिख लीजिए किसको क्या टॉपिक लिखते हैं।
जैसे कि अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट, अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट है देन पहला क्या है, E1 और E2 दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तब हम कैसे लिख सकते हैं, E1 एंड E2 बार सेकंड, E1 बार एंड E2 थर्ड में लिख सकते हैं E1 बार एंड E2 बार। ये सभी क्या होंगे, ये सभी अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट है, अगर उसका हम बार भी लेकर कर रहे हैं, बार का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें E2 ना हो, E1 हो बट E2 ना हो, E1 ना हो E2 हो, E1 E2 दोनों ना हो, बार लगने का मतलब यही होता है। तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों और ये भी, ये सभी क्या हो जाएंगे, आल्सो इंडिपेंडेंट। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको अगर समझना हो, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक सेट के थ्रू आपको बताते हैं। ये हो गया E1, ये हो गया E2। तो अगर हमें इसको दिखाना है E1 एंड E2 नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये इतना, क्योंकि क्या कह रहा है, E1 लेना है E2 नहीं लेना है, इसमें क्या कह रहा है, E1 नहीं लेना E2 लेना है, इसके लिए ये इतना हो जाएगा। और जब इसमें आओगे तो ये इतना पूरा छोड़ के ये पूरा हो जाएगा यूनियन वाला, क्योंकि ये E1 है एंड ये E2 है। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा, E1 एंड इसको लिख सकते हैं E1 माइनस E2। इट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। इसका मतलब है कि E1 बट नॉट E2। इसका मतलब है E1 है बट नॉट E2, E2 नहीं है। यहाँ पे E2 माइनस E1, और इसमें क्या होगा, E1 का डैश इंटरसेक्शन E2, और इसका मतलब है E2 है बट नॉट E1 इस वाले में। तो अगर इस तरह से दिया गया है तब भी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों डिफाइन कर पाएंगे। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। दो इवेंट होंगे लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट में लिखिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट लिखिए, ऐसा लिखो या फिर E1 और E2 जिसमें ना हो उसका इंटरसेक्शन
अथवा और कैसे इसको लिख सकते हैं, E1 हो बट E2 ना हो, अथवा ओनली E1, इस तरह से आर एग्जैक्टली E1, इतनी तरह से इसको लिखा जा सकता है। E1 में E2 नहीं है, इसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 टाइप। पहला क्या है, ये E1 हो E2 ना हो, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि E1 का इंटरसेक्शन E2 जिसमें ना हो उसके इंटरसेक्शन के, एंड E1 हो बट नॉट E2, एंड ओनली E1 या एग्जैक्टली E1। ठीक, इतनी तरह से इसको लिख सकते हैं। और ये जो हैं ये पांचों, ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को जब घटा देंगे उसी के इक्वल होगा ये सभी क्योंकि इन सभी का मतलब सेम है। अगर इसकी बात करें सभी क्या है, सेम है। एग्जैक्टली E1 बोले, एग्जैक्टली ओनली E1 बोले, E1 बट नॉट E2, E1 इंटरसेक्शन जिसमें E2 ना हो उसका, या फिर E1 माइनस E2, ये सभी क्या है, इक्वल होंगे PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्म ले लीजिए, E1 माइनस E2 PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। ये मेन है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। अब देखो, अभी तो E1 को लेकर ऐसे E2 को लेकर कर सकते हो, E2 सेकंड में कर दीजिए, E2 माइनस E1 कर दीजिए। सेम वही चीजें जैसे मैंने इसमें इतने सारे बताए वैसे इसको भी लिख सकते हो, E2 इंटरसेक्शन E1 ना हो जिसमें उसके इंटरसेक्शन के ऊपर, या फिर E2 बट नॉट E1, या फिर लिख सकते हैं P ऑफ ओनली E2, या फिर लिख सकते हैं P ऑफ एग्जैक्टली E2। इतनी सारी चीजें लिखोगे और ये इक्वल किसके होगा, इसको इतनी तरह से पढ़ा जा सकता है। कुछ भी लिखा रहे क्वेश्चन में आप समझेंगे कि यही बात कही जा रही है। P ऑफ E2 मेन इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद रखना है। ये सेकंड का होगा, ये वाला, ठीक। थर्ड में क्या है, थर्ड में हम करेंगे डैश हो या फिर बार हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब वो ना हो, जिसके ऊपर डैश या बार लगा रहेगा उसका मतलब है कि उसको नहीं लिया जा रहा है, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर देखो E1 पर भी डैश है, E2 पर भी डैश है, इसका क्या हो जाएगा, P1 E1, इसका इंटरसेक्शन लिए हैं यहाँ पे, तो E1 का डैश का इंटरसेक्शन एंड E2 डैश का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे अगर होल का डैश करना है तो क्या हो जाएगा, यूनियन का होल डैश होगा, इंटरसेक्शन का नहीं होगा, यूनियन का होगा, ठीक है। और इस यूनियन को फिर उस फॉर्म में अगर चेंज करेंगे 1 माइनस P E1 यूनियन E2,
इसका मतलब क्या है, ये ना हो, और होल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, 1 में से अगर इसको हटा दोगे तो यही आ जाएगा, E1 और E2 का इंटरसेक्शन ना हो जिसमें। डैश का मतलब नहीं होना, E2 भी ना हो E1 भी ना हो, दोनों का इंटरसेक्शन अगर नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का डैश और 1 माइनस P E1 यूनियन E2। ओके, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जा रहा है, होल का यूनियन, होल डैश का यूनियन, ठीक, 1 माइनस E1 माइनस। ओके, अब फोर्थ क्या कहता है, P अगर यहाँ पे यूनियन है तो फिर भाई ये तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2। याद करना इजी है क्योंकि अगर यूनियन में है डैश करके तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे डैश होगा, अगर इंटरसेक्शन में है तो यूनियन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अगर E1 को भी नहीं ले रहे हैं, E2 के भी यूनियन नहीं ले रहे हैं, तो P E1 इंटरसेक्शन E2 का होल डैश एंड 1 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2, ये हो गया फोर्थ। अगर फिफ्थ लिखना होगा, वन टू, ये दूसरा है, पहला ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पे ये चौथा हो गया और ये पांचवा, 5 रिजल्ट हैं। अब इन सभी चीज़ों को अगर हम सेट के थ्रू समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि किसको किस में से घटाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई सेट है यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने उसमें समझा हुआ था कि अगर ये E1 हो गया और ये E2 हो गया और कहा जा रहा है इसको मान लीजिए P1 P2 P3 P4। अगर इसमें कहा जाए कि E1 इंटरसेक्शन E2 का इतना डैश, तो क्या करेंगे इसका मतलब है E1 यूनियन E2 का होल डैश। इसका क्या मतलब है E1 माइनस P E1 यूनियन E2। तो यहाँ पे E1 यूनियन E2 की क्या है, यहाँ पे तो हो जाएगा 1 माइनस P2 P3 P4, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसके थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, चाहे जो अब अगर इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे होता, यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन होता तो ये यूनियन होता तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता, तो ये P3 हो जाता केवल 1 माइनस P3। समझ रहे हैं बात को, 1 माइनस P3 केवल बचता क्योंकि यही है इंटरसेक्शन में। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए
probability that at least one of events A and B occurs at least simultaneously with probability 0.2. तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी दी गई है कब, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए एंड बी आकर इज 0.6 एंड साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ए बी की क्या दी गई है 0.2। इसका मतलब क्या है, एक साथ के लिए 0.2 एंड एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट्स ए बी में 0.6, उसको यूनियन है, वो उसका यूनियन है। अगर एट लीस्ट है ये है, और ये क्या है साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला पता है, ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए, ऐसे ही लिखते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनियन की वैल्यू 0.6, पी ए की वैल्यू नहीं पता, एंड पी बी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता, एंड इसकी वैल्यू 0.2। तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8, ये हो गया। अब क्या निकालना है, पी ए बार मतलब पी ए ना हो एंड पी बी बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर किसी पे बार है इसका मतलब है कि 1 से उसको घटा देंगे, अगर ए पे बार है तो मतलब ए नहीं लेना, प्रोबेबिलिटी होल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, पी ए प्लस पी बी, कप्लीमेंट वाला पढ़े नहीं थे उस पर कि 1 होता है। तो अगर पी ये दिया गया है, कप्लीमेंट निकाल सकते हैं, अगर पी ए हमको दिया गया है तो कप्लीमेंट यहाँ से निकल सकता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए एंड प्लस 1 माइनस पी बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या मालूम है 0.8, 2 माइनस 0.8, यहाँ से क्या करेंगे पी ए प्लस पी बी, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 माइनस 0.8, तो क्या हो जाएगा 2.1, ये इसका आंसर हो जाएगा। वन 1.2 आंसर, ओके। अब अगर दूसरा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल था क्योंकि यूनियन साइमल्टेनियसली करके यूनियन दे दिया गया था, और एटलीस्ट करके यूनियन
एटलीस्ट जो रहेगा उसको यूनियन मानेंगे, साइमल्टेनियसली एक साथ रहेगा उसको इंटरसेक्शन। एंड पी ए, ये फार्मूला मालूम ही है यूनियन का कि पी ए प्लस पी बी एंड माइनस इंटरसेक्शन का। फिर यहाँ से पी ए प्लस पी बी निकाल लेंगे, और कप्लीमेंट के लिए हमको फार्मूला पता ही है कि कप्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से करके। तो बस फार्मूला इसमें पता होना चाहिए, और क्या क्या चीजें दी गई है उसे पहचान लो, और कुछ नहीं है इसमें। अब ऐसे अगर एक और क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, पी ए and P B by A equal to 1/2, then तब हमको क्या निकालना है, देन ए क्या दिया गया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपको बताना पड़ेगा ए और बी इंडिपेंडेंट है। बी भी क्या कह रहा है कि पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 3/4, एंड सी क्या है, ऑल ऑफ दीज, एंड डी क्या कह रहा है, पी बी डैश ए डैश इक्वल टू 1/2, क्योंकि पी ए इक्वल टू इतना दिया गया है, एंड पी बी, इसका मतलब क्या है, पी बी के इक्वल ही ये होगा, ये भी तो पी बी के इक्वल होगा। तो यहां से अगर पी ए बार निकालेंगे, ये बार आ जाएगा 3/4। देखो ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट के लिए हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि पी ए बाई बी के इक्वल होना चाहिए, एंड पी बी बाई ए पी बी के इक्वल होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर इसका कप्लीमेंट निकालते हो इसका, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 ही हो जाएगा। और पी ए बाई बी का कप्लीमेंट है यहाँ पे कप्लीमेंट है ए डैश बी डैश। तो अगर यहाँ पे कप्लीमेंट अगर इसका निकालेंगे, क्योंकि पी ए के इक्वल है, तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, ये भी सही है। और ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो दोनों सब सारे सही हो जा रहे हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। अगर इसको हमें प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, अभी तो हमने ऐसे रफली देख लिया, बट अगर इसको लिखना हो कि हुआ कैसे ये, तो बाई फार्मूला, ये वाला फार्मूला पढ़े हैं ना, पी ए बाई बी का क्या होता है, ऊपर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, नीचे वही पी बाई बी पी बी, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए ना हो उसमें बी हो, तो जो बी है उसमें से अगर ए को हटा देंगे तो ए तो नहीं होगा लेकिन बी होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पे ए डैश की बात कर रहा है, ए डैश मीन्स कि बी से वो हटा दो जो ए में है, ए डैश में है, ए वाले और बी वाले बचे रहेंगे, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
और नीचे क्या हो जाएगा पीबी। तो पीबी हमें पता है पीबी इक्वल टू 1/2 एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू फिर क्या होगी, इसे निकालिए। अगर हमें पीबी मालूम है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और देखो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या पढ़ा था, और इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है, पी ए इंटू पी बी, ऐसा कुछ होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीबी की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड पी ए इंटू पीबी मतलब 1/4 इंटू 1/2 और पीबी की वैल्यू 1/2 है, 1/2 1/8 1/2 3/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको देख लेते हैं। तो P A डैश B डैश, A डैश B डैश अपान में A डैश, इसको कैसे लिखेंगे, P B डैश इंटरसेक्शन A डैश, P A डैश, इसको निकालिए। इसको लिख सकते हैं यूनियन में करके, क्योंकि दोनों पे डैश है, P B यूनियन A का होल डैश अपान में P A डैश। A डैश तो निकालना इजी है, 1 माइनस करके कम्प्लीमेंट से निकालेंगे, 1 माइनस 1/4 तो 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। बट इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 1 माइनस P B इंटरसेक्शन A, और यहाँ पे 1 माइनस पी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाले हैं वहां से 1/4 क्योंकि यहाँ पे यूनियन है तो ये यूनियन हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हुई। अब यूनियन की वैल्यू निकालिए। यूनियन के लिए फार्मूला देख रहे हैं, कितने फार्मूले लग रहे हैं, मैंने इजीली वहां पे बताया था, बट यहाँ पे देखो फार्मूले कितने लग रहे हैं। यूनियन वाला अगर लगाएंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे निकालना क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन मालूम है और पी ए पी बी मालूम है, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव बाई एट 1/8। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, 1 माइनस ये कितना हो गया 5/8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/4 का 8 माइनस 5/8 3/4 2 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये आंसर। अब मिलाइए कि क्या इसमें आंसर वही आ रहा है जो मैंने बताया। अब देखिए ये तो इंडिपेंडेंट है, प्रॉब्लम क्या दी गई थी, इतनी बात हमें मालूम थी, पी ए मालूम था और ये पी ए जो है पी ए बाई बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है तो पी ए की प्रोबेबिलिटी और पी ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो जब यहाँ पे पी बी बाई ए की दी गई है, पी बी बाई ए दिया गया है तो पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी, इसका मतलब ये भी किसके इक्वल है, पी बी के, ये भी इसके इक्वल है। तब क्या कहेंगे, तब तो हम इसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे, पहला तो करेक्ट हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा, तीसरा ऑल ऑफ दीज, चौथा
तो मुझे दो ये जो केस दिए गए हैं इसे चेक करना है। पहले केस को कैसे चेक करेंगे, ये है, ये फार्मूले के थ्रू यहाँ पे आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ भी फार्मूला लगाए। अब हमें इंटरसेक्शन की तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या होता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए पी बी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो अब सारी वैल्यू पुट करके ये निकाल लिए। अब यहाँ पे आएंगे तो दोनों पे डैश है, इसका मतलब क्या है कि ना तो बी है ना ही ए है। तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से ये वाला हो गया। ऊपर इंटरसेक्शन लेते हैं, जब ए पर और बी पर दोनों पर कप्लीमेंट है तो यूनियन करके होल कर देते हैं उसका, और ये ए का कप्लीमेंट है तो पी 1 माइनस ए 1 माइनस पी ए। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला, अब यूनियन हमें मालूम नहीं है तो यूनियन का फार्मूला ये होता है, यहाँ से हम यूनियन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे यूनियन की वैल्यू पुट कर देंगे, पी ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके 1/2। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट थे वो हमने देख लिया। अब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट के जो भी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से थे, इन सभी पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर फार्मूला मालूम है तो आप इधर से उधर करके सारे फार्मूले को उसमें सेट कर दीजिए और फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जो बैग और बॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बेस्ड बैग एंड बॉल। बैग और बॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, मान लीजिए कोई बैग दी गई, अ बैग कंटेन 4 वाइट, 4 कलर की वाइट बॉल एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, तो पहला क्या पूछेगा, 1 बॉल is drawn, then find probability that ball is। दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बॉल ड्रा कर रहा है, वो बॉल वाइट हो या फिर वो बॉल रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा क्या पूछ सकता है, 2 बॉल, 2 बॉल ड्रा कर रहा है, 2 बॉल आर ड्रॉन, टू बॉल ड्रा कर रहा है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ आर, पहला क्या है, बोथ आर वाइट, सेकेंड बोथ आर रेड, थर्ड क्या है, 1 is white and another is red। बी क्या कह रहा है, बोथ आर ऑफ सेम कलर। ठीक, तो अगर 1 बॉल इज ड्रॉन, देखो 4, एक बैग है, ये कोई बैग है, इसमें 4 वाइट हैं एंड 6 रेड है। अब इससे तुम्हें एक बॉल ड्रा करना है, वो बॉल वाइट हो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो बॉल रेड हो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे एन एस क्या होगा, एन एस इक्वल टू, यहाँ पे एन एस होगा, एन एस इक्वल टू 5C 10C2 10C1। ठीक है, तो अगर एक व्हाइट बॉल ड्रा करेगा तो व्हाइट बॉल कितने हैं, 4,
4/10, रेड बॉल कितने हैं 6/10, 2/5 एंड 3/5। अब अगर 2 बॉल आर ड्रॉन फाइंड प्रोबेबिलिटी, अगर 2 बॉल ड्रा कर रहा है तो एक बॉल था तो सिंपली व्हाइट बॉल कह रहा है, व्हाइट 4/4 है, 4 से ही ड्रा करेंगे, 4 मतलब 4c1 अपान में 10c1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका एंड टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड करेंगे। बोथ आर व्हाइट, अगर दोनों व्हाइट होंगी तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एनएस क्या होगा, यहाँ पे एनएस चेंज होगा। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, एनएस इक्वल टू 10c2, क्योंकि यहाँ पे 1 ड्रा कर रहे थे, यहाँ पे 2 ड्रा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10c2 की वैल्यू कितनी होगी, $45। तो अब यहाँ पे ई कितना होगा, बोथ आर वाइट, इट मीन्स 4c2। ई ये क्या है, यानी 4c2। और यहाँ पे बोथ आर रेड, तो 6 से लेंगे, 6c2, तो 6 × 5 अपान में 2, 15। वन इज वाइट एंड अदर इज रेड, एक वाइट 4c1 एंड कह रहा है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, वन इज वाइट एंड अदर इज 6c1, 4 × 6 24। और बोथ आर ऑफ द सेम कलर, दोनों क्या है, सेम कलर के हैं। तो देखो सेम कलर की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, पहला दोनों बॉल इससे हो जाए, फोर C2, अथवा दोनों बॉल इससे हो जाए, सेम कलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c2, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 × 15 21। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 अपान में 45, 15 अपान में 45, यानी हमारा उतना है पी है, पी। जब सब कुछ मालूम है तो पी निकालना तो इजी है, एनएस अपान यानी अपान में एनएस 21 अपान 45 पी। बात समझ में आ गई कि बैग और बॉल दिया गया है तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसके दो केस हमने देखे, अगर 1 बॉल ड्रा हो रहा है तब एक वाइट या रेड निकालेंगे, 2 बॉल ड्रा हो रहा है तब एक दोनों वाइट हो सकते हैं, दोनों रेड हो सकते हैं, एक वाइट एक रेड, बोथ आर सेम कलर। इसके 4 पॉसिबल केसेस बने, उसके 2 ही केस, एक वाइट एक रेड के लिए। अब हमें कल क्या पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद बेस थ्योरम,